तो दोस्तों, क्या हाल है। वर्जीनिया में हाई स्कूल का खगोल विज्ञान क्लब रात में अपने दूरबीनों से तारों को देखने के लिए इकट्ठा होता है। लियो बीडरमैन भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह आकाश में कुछ ऐसा देखता है जिसे वह पहचान नहीं पाता। इसलिए उसका शिक्षक उसे एक पेशेवर खगोल शास्त्री को भेजने के लिए एक तस्वीर लेने के लिए कहता है। तस्वीरें एरिजोना की एक वेधशाला में पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर वुल्फ जानकारी की जांच करने के लिए अपनी विशाल दूरबीन का उपयोग करते हैं। उसे आश्चर्य होता है जब वह एक धूमकेतु की खोज करता है जो पृथ्वी से टकराने वाला है। वह तुरंत इस खोज को ईमेल के माध्यम से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वर डाउन है। इसके बजाय वह डेटा को एक फ्लॉपी डिस्क में डालता है और धूमकेतु का नाम वुल्फ बीडरमैन रखता है। बाद में वुल्फ अपनी कार चालक के साथ कार से पहाड़ से नीचे उतरता है, जबकि वह अभी भी अपने वरिष्ठों को अपने सेल फोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केवल वॉइसमेल तक ही पहुंच पाता है। उसी समय एक ट्रक विपरीत लेन में आता है और ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है जब वह अपनी गोद में एक सिगरेट गिरा देता है। चूंकि वुल्फ भी फोन से विचलित है, वे एक दूसरे को नहीं देख पाते और उनकी गाड़ियां टकरा जाती। वुल्फ की कार पहाड़ से गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। एक साल बाद वॉशिंगटन डीसी में समाचार शोधकर्ता जेनी अपने बॉस से उसे एंकर बनाने की भीख मांगती है, लेकिन वह फिर से मना कर देता है। इसके बजाय वह उसे राजकोष सचिव के अचानक इस्तीफे पर शोध करने के लिए भेजता है। दोपहर के भोजन के दौरान जेनी अपनी मां रॉबिन से मिलती है, जो बताती है कि जेनी के पूर्व पति जेसन ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और उनके जुड़वां बच्चे हैं। बाद में जेनी सचिव की सहायक से बात करती है और पता चलता है कि उसने राष्ट्रपति से एली के बारे में बात करने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसे सहायक एक प्रेमिका मानती है। जेनी सचिव को अपने परिवार के साथ आपूर्ति से भरी एक नाव पर जाने की तैयारी करते हुए पाती है। जब जेनी एली का उल्लेख करती है तो वह आदमी जम जाता है और अगर वह कहानी लीक करती है तो दया की भीख मांगता है, यह समझाते हुए कि उसने केवल अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपना पद छोड़ा था। वापसी के रास्ते में जेनी की कार को काली गाड़ियों द्वारा घेर लिया जाता है, जो उसे किनारे रुकने के लिए मजबूर करती है। पता चलता है कि यह सीक्रेट सर्विस है जो उसे एक रेस्तरां में ले जाने के लिए दूसरी कार में बैठाती है। जेनी राष्ट्रपति बेक को उसका इंतजार करते हुए पाकर हैरान रह जाती है। जिस तरह से वह उच्चारण करता है, उससे जेनी को एहसास होता है कि रहस्य एली नाम नहीं है बल्कि ईएली अक्षर है, और बेक बताता है कि वह 2 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बात करेगा। वह उसे तब तक चुप रहने के लिए कहता है। इनाम के तौर पर पहला सवाल पूछने का वादा करता है। ऑफिस लौटकर जेनी इंटरनेट पर ईएली खोजती है और एक जीवाश्म विज्ञान की वेबसाइट पर पहुंचती है। इस संक्षिप्त नाम का अर्थ है विलुप्ति स्तर की घटना, और यह उस धूमकेतु को संदर्भित करता है जिसने डायनासोरों को मार डाला था। उस रात जेनी अपने पिता जेसन और उसकी नई पत्नी से मिलती है। वे दुखी हैं कि वह शादी में नहीं आई और उसे महंगे झुमके भी देते हैं, लेकिन जेनी आने वाली त्रासदी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। बहुत ज्यादा पीने के बाद वह अपने पिता से रॉबिन के पास वापस जाने के लिए कहती है और चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन जेनी का बॉस पिछली पंक्ति में खड़ा होता है, जबकि उसे दूसरी पंक्ति मिलती है। राष्ट्रपति बेक सभी को वुल्फ बीडरमैन धूमकेतु के बारे में बताते हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और एक साल में पृथ्वी से टकराएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर मसीहा नामक एक जहाज बनाया है जो धूमकेतु को रोकेगा और उसे उड़ा देगा। बेक मसीहा की टीम का भी परिचय कराते हैं, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है, ताकि यह समझाया जा सके कि वे धूमकेतु की सतह पर कैसे उतरेंगे और वॉरहेड लगाएंगे। राष्ट्रपति सभी से सामान्य रूप से अपना जीवन जीने और उत्पादों का स्टॉक न करने का अनुरोध करते हैं, इसलिए वह वेतन और कीमतें फ्रीज कर देंगे। जैसा कि वादा किया गया था, बेक जेनी को पहला सवाल पूछने देता है और वह सचिव के इस्तीफे सहित 3 बातें पूछकर जोखिम उठाती है। बेक स्वीकार करता है कि मानव अस्तित्व दांव पर है, लेकिन उसे लगता है कि घबराने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे इस लड़ाई को जीतेंगे। एक और रिपोर्टर खोज के बारे में पूछता है और बेक बताता है कि खोज के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक एक कार दुर्घटना में मारे गए। घर पर लियो का परिवार नाम सुनता है और सोचता है कि क्या इसका उनसे कोई लेना देना है। जल्द ही सभी पड़ोसी जवाब मांगते हुए घर पर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद लियो सभी अखबारों और पत्रिकाओं में है। वह स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है जिसमें बताता है कि वास्तव में क्या हुआ था, और अब हर कोई उसे कूल समझता है। इस बीच मसीहा की टीम 24/7 प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित करने से पहले अपने परिवारों के साथ एक खुशी का दिन बिताने के लिए एक पार्टी करती है। उस रात वे एक बार में जाते हैं और मिशन के जोखिमों पर चर्चा करते हैं। धूमकेतु के घूमने की अवधि के कारण टीम के पास सूर्योदय से पहले उस पर उतरने
उतरने के लिए केवल 7 घंटे की खिड़की है। उन्हें तेजी से काम करना होगा क्योंकि जब धूमकेतु सूरज की रोशनी तक पहुंचेगा तो गैस के खतरनाक विस्फोट होंगे। 2 महीने बाद टीम अंततः एक अंतरिक्ष शटल में पृथ्वी छोड़ती है जो उन्हें उस स्टेशन तक ले जाएगी जहां उन्होंने मसीहा का निर्माण किया है। पूरा प्रेस लॉन्चर को कवर करता है और बताता है कि मसीहा मूल रूप से ओरियन नामक एक प्रोजेक्ट था जिसे रूसियों ने परमाणु युद्ध के लिए विकसित किया था। यह एक प्रोटोटाइप परमाणु प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है जो टीम को धूमकेतु के पृथ्वी के बहुत करीब आने से पहले उस तक पहुंचने की अनुमति देगा। चालक दल को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष शटल से मसीहा जहाज में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अब उनके सामने धूमकेतु से मिलने तक एक लंबी यात्रा है। 5 महीने बाद दुनिया भर के रिपोर्टर मसीहा की लैंडिंग को कवर करने की तैयारी करते हैं और जेनी यह जानकर चौंक जाती है कि वह आखिरकार एंकर बनने जा रही है क्योंकि उसी ने यह कहानी उजागर की थी। इस बीच टीम आखिरकार धूमकेतु को देख पाती है और उसके आकार से प्रभावित होती है। वे शून्य गुरुत्वाकर्षण में सावधानी से आगे बढ़ते हुए वॉरहेड तैयार करना शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जेनी जनता को बताती है कि मसीहा को धूमकेतु की पूंछ से होकर उड़ना होगा जो चट्टानों, रेत और बर्फ से भरी है। जल्द ही मसीहा उस पूंछ से गुजरना शुरू कर देती है और पायलट सभी संभावित खतरों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ चट्टानें बहुत बड़ी हैं, इसलिए जहाज फिर भी कुछ बार टकराता है। सौभाग्य से नुकसान न्यूनतम है और मसीहा धूमकेतु पर सुरक्षित रूप से उतरता है। अब सूर्योदय से पहले मिशन पूरा करने के लिए 6 घंटे और 18 मिनट शेष है। 18 मिनट शेष। अंतरिक्ष यात्री एक विशेष मशीन के साथ बाहर निकलते हैं जो तुरंत ड्रिलिंग शुरू कर देती है। पहले कुछ घंटों में सब कुछ ठीक चलता है लेकिन अंततः ड्रिल फंस जाती है। उन्होंने अब तक जो छेद किया है वह वॉरहेड के लिए वास्तविक नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त गहरा नहीं है, इसलिए किसी को नीचे जाकर ड्रिल को मुक्त करना होगा। मिशन पूरा करने के लिए केवल 20 मिनट शेष होने पर जहाज पर मौजूद पायलटों को पता चलता है कि टीम बहुत देर कर रही है और वापस आने का समय नहीं होगा। वे उन्हें बचाने के लिए और करीब उड़ान भरने का फैसला करते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि शायद पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन न हो। कमांडर मोनाश छेद में उतरता है और पाता है कि यह एक गुफा में खुलता है। इसके कारण ड्रिल किनारे पर फंस गई थी। बहुत खींचने और उस पर कूदने के बाद मोनाश अंततः उसे मुक्त करने में कामयाब होता है और जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। पायलट जहाज के साथ आते हैं लेकिन उन्हें ईंधन बचाने के लिए उड़ान बंद करनी पड़ती है, इसलिए वे टीम के पीछे कुछ दूरी पर उतरते हैं। दुर्भाग्य से समय समाप्त हो जाता है और सूरज दिखाई देता है। धीरे धीरे रोशनी धूमकेतु पर पड़ती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने वाइजर को सौर रक्षक से ढक लेते हैं। एक गैस का विस्फोट मोनाश को छेद से बाहर फेंक देता है, इससे पहले कि वह चढ़ना खत्म कर पाता। अपने वाइजर को ढकने का समय न होने के कारण उसका चेहरा जल जाता है। टीम उसे सुरक्षा केबल से पकड़ने और उसे वापस खींचने में कामयाब होती है, इससे पहले कि वे जहाज की ओर दौड़ना शुरू करें। गैस उनके ऊपर जमीन से फटती रहती है और मेडिकल ऑफिसर से टकराती है जो खुले अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। बाकी टीम समय पर मसीहा तक पहुंच जाती है और तापमान खराब होने से पहले जहाज उड़ान भरता है। कुछ अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर को बचाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए न तो ईंधन है और न ही समय। मोनाश का चेहरा भयानक स्थिति में है और वह देख नहीं सकता। अब कप्तान टैनर कमान संभालता है। पृथ्वी को मिशन का एक अपडेट मिलता है। टीम ने वॉरहेड लगा दिए हैं लेकिन इस प्रक्रिया में एक आदमी खो दिया है। जेनी डॉक्टर की याद में कुछ शब्द पढ़ती है। जब मसीहा एक सुरक्षित दूरी पर होता है तो चालक दल वॉरहेड में विस्फोट कर देता है। विस्फोट की शॉकवेव जहाज तक पहुंचती है, सब कुछ हिला देती है और पृथ्वी के साथ प्रसारण को बाधित करती है। अंतरिक्ष यात्री नुकसान को कम करने और आग शुरू होने से पहले उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, जिससे जहाज जल्दी से स्थिर हो जाता है। वे अब क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं और नुकसान को देखते हुए घर लौटने के लिए सहमत होते हैं। कुछ क्षण बाद राष्ट्रपति बेक को और खबरें मिलती हैं और उन्हें देश के साथ यथासंभव सावधानी से साझा करना पड़ता है। पता चलता है कि वॉरहेड के विस्फोट ने धूमकेतु को केवल 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और प्रत्येक टुकड़ा अभी भी ग्रह को विनाशकारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी बड़ा है। दोनों टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और नासा का मसीहा से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि चालक दल जीवित है या नहीं। बेक घोषणा करता है कि सरकार ने मिसौरी की चट्टानों में आश्रय गुफाएं खोदी हैं ताकि उन्हें बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जो 10 लाख लोगों को रखने में सक्षम है। साथ ही सब कुछ खत्म होने के बाद पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए पर्याप्त जानवर और पौधे भी। 2 लाख व्यक्तियों को पहले ही चुना जा चुका है, जिनमें नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, सैनिक और कलाकार शामिल हैं।
एक महीने में एक राष्ट्रीय लॉटरी अन्य 800,000 का चयन करेगी। लॉटरी प्रक्रिया का विवरण जेनी को भेजा जाता है, जो उन्हें अपने कार्यक्रम में साझा करती है। ड्रॉ अगस्त में होगा और विजेताओं को उनके सामाजिक सुरक्षा नंबरों से परिभाषित करेगा। हालांकि 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग भाग नहीं ले सकते जब तक कि वे पुनर्निर्माण के लिए चुने गए वैज्ञानिक न हों। जल्द ही लियो के परिवार को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि वे पूर्व चयनित समूह का हिस्सा है। टक्कर से केवल 4 सप्ताह शेष होने पर जेनी रॉबिन से मिलने जाती है, जो लॉटरी में भाग नहीं लेगी। जेनी मानती है कि उसे केवल एक पत्रकार होने के कारण पूर्व चयनित किया जाना अनुचित लगता है। इस बीच लियो सारा से शादी का प्रस्ताव रखता है ताकि वह भी कानूनी रूप से उसके परिवार का हिस्सा बन सके और बंकर में प्रवेश कर सके। सारा अपने माता पिता को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन लियो अपनी प्रसिद्धि का उपयोग करके उन्हें सूची में शामिल कराने का वादा करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, देश भर के लोग घबरा जाते हैं और लुटेरे छोड़ी गई दुकानों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। आग पर काबू नहीं पाया जाता क्योंकि अग्निशामक आश्रयों को तैयार करने में व्यस्त हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हालात ठीक नहीं है। लैटिन अमेरिका के बड़े शहरों पर लुटेरों के गिरोहों ने कब्जा कर लिया है और मॉस्को में भोजन और ईंधन के लिए झगड़े हो रहे हैं। टक्कर से 2 हफ्ते पहले टेनर कुछ गणनाएं करता है और फिर देखता है कि मोनाश कैसा है। उसके चेहरे पर अब छाले नहीं हैं, लेकिन आंखें अभी भी खराब हैं। वह एकमात्र चीज जो कभी कभी देख पाता है वह है प्रकाश की चमक। टेनर उसका मनोरंजन करने के लिए पढ़ने का फैसला करता है। जब खाली करने का समय आता है तो नेशनल गार्ड लियो को अपने परिवार और सारा को ले जाने देता है, लेकिन उसके परिवार को नहीं। लियो के अनुरोध के बावजूद सारा अपने प्रियजनों को छोड़ने से इनकार कर देती है और पीछे रहना पसंद करती है। उसे बस को लियो को ले जाते हुए देखना पड़ता है। जेनी को पता चलता है कि रॉबिन ने अपनी जान ले ली है। मुर्दाघर से अपनी मां का सामान लेने के बाद वह शोक मनाने के लिए बारिश में बैठ जाती है। जेसन उसे लेने के लिए आता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसे अपने परिवार के साथ छिपने के लिए छोड़ गई है। जेनी कहती है कि वह अनाथ महसूस करती है और फिर एक टैक्सी में अकेले चली जाती है। टक्कर से 5 दिन पहले चुने हुए लोग और बचाए गए जानवर मिसौरी की चूना पत्थर की चट्टानों में बने बंकर में पहुंचना शुरू कर देते हैं। एक भीड़ भाड़ के पीछे इकट्ठा होती है, बचाए जाने की गुहार लगाती है। लियो बच्चों को लाए लोगों को देखता है और एक सैनिक को यह कहते हुए सुनता है कि वे बंकर में 2 साल रहेंगे। सारा के बिना आगे बढ़ने से इनकार करते हुए लियो अपने परिवार को अलविदा कहता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए भाग जाता है। समाचार स्टेशन पर जेसन जेनी के लिए बचपन की तस्वीरें लाता है और अपनी आखिरी विदाई देता है। उसे आंसुओं में छोड़ जाता है। उस रात नासा धूमकेतु को नष्ट करने के लिए टाइटन नामक मिसाइलों की एक श्रृंखला लॉन्च करता है और जेनी अपने समाचार प्रसारण पर उनके प्रक्षेप वक्र को ट्रैक करती है। बेक परिणाम जारी करता है, मिसाइलें विफल हो गईं। मानवता को टक्कर के लिए तैयार रहना होगा। धूमकेतु का छोटा टुकड़ा, जिसका नाम बीडरमैन रखा गया है, 12 घंटे में केप हैटर्स के पास अटलांटिक महासागर में पृथ्वी से टकराएगा। इसका मतलब है कि एक सुनामी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचेगी और न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे बहुत महत्वपूर्ण शहरों को नष्ट कर देगी। धूमकेतु का मुख्य पिंड, जिसे वुल्फ कहा जाता है, कुछ घंटों बाद पश्चिमी कनाडा में गिरेगा और यह वास्तव में वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने की घटना हो। टक्कर के बाद 2 दिनों तक धूल और मलबा आकाश को भर देगा और इसे 2 साल तक अंधेरा रखेगा। सूरज की रोशनी के बिना सभी पौधे और पशु जीवन मर जाएंगे। टक्कर से 10 घंटे पहले टैनर अपनी गणना समाप्त करता है और घोषणा करता है कि उसके पास एक योजना है। वे बीडरमैन टुकड़े के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका मानना है कि वे मानवता को बचाने के लिए वुल्फ नामक मुख्य धूमकेतु को रोक सकते हैं। चूंकि गैस विस्फोटों ने धूमकेतु के केंद्र तक एक विशाल दरार बना दी है, वे शेष वॉरहेड को उस छेद में डाल सकते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा सकते हैं। मसीहा जहाज में बहुत ज्यादा ईंधन नहीं बचा है, इसलिए वह धूमकेतु पर उतर नहीं सकता और न ही काम के बाद निकल सकता है। वे अपने जहाज को ही दरार में गिरा देंगे और इस प्रक्रिया में मर जाएंगे। इस विचार का सामना करना मुश्किल है, लेकिन चालक दल सहमत है कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे ह्यूस्टन से संपर्क करते हैं और पृथ्वी पर लोगों को आशा देने के लिए योजना साझा करते हैं। लियो घर वापस जाने के लिए एक सवारी लेता है, लेकिन सारा और उसका परिवार पहले ही जा चुके हैं। उसे याद आता है कि सारा के पिता के पास एक साइकिल थी और वह शहर से तेजी से बाहर निकलने के लिए उसे उधार लेता है।
सभी सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम है, लेकिन साइकिल लियो को रुकी हुई कारों के बीच आसानी से चलने की अनुमति देती है। वह सारा को ढूंढता है और उसके माता पिता उससे अपने छोटे भाई के साथ जाने के लिए कहते हैं। तीनों युवा साइकिल पर भाग जाते हैं, जबकि उसके माता पिता उन्हें रोते हुए देखते हैं। समाचार स्टेशन पर पत्रकार यह तय करने के लिए तिनके खींचते हैं कि जेनी के साथ बंकर में कौन जाएगा। हालांकि उसे अपराध बोध होता है, क्योंकि उसकी बॉस की एक बेटी है, और जब हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है तो जेनी बॉस और बच्चे को अपनी जगह जाने देती है। इसके बाद जेनी जेसन से मिलने के लिए समुद्र तट पर जाती है, जहां वे एक साथ अंत का इंतजार करने के लिए सहमत होने से पहले सुलह कर लेते हैं। उसी क्षण दुनिया भर के लोग बीडरमैन टुकड़े को आकाश से नीचे आते हुए देखते हैं, जब तक कि वह अटलांटिक महासागर से नहीं टकराता। एक विशाल विस्फोट होता है, आकाश अंधेरा हो जाता है और एक विशाल सुनामी बनती है। जल्द ही लहर न्यूयॉर्क को ढक लेती है, हजारों इमारतों को गिरा देती है और उन सभी को मार डालती है जो बच नहीं पाए। जेनी और जेसन समुद्र तट पर एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि वे भी मारे जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नष्ट हो जाती है और उसका सिर अब मलबे के साथ तैरता है। पानी तट की सड़कों तक पहुंच जाता है, इसलिए लोग अपनी कारें छोड़ देते हैं और घबराकर ऊंची जमीन की ओर भागते हैं। सारा के माता पिता पीछे रह जाते हैं, गरिमा के साथ जाने का चुनाव करते हुए। लियो, सारा और बच्चा अभी भी पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है और बाकी सभी की तरह पैदल ही चलना पड़ता है। दूसरे टक्कर से 2 मिनट पहले नासा मसीहा के चालक दल को आखिरी विदाई के लिए उनके परिवारों से संपर्क कराता है। दुर्भाग्य से मोनाश की पत्नी ट्रैफिक में फंसी हुई है और समय पर नहीं पहुंच पाती। टैनर के 2 बेटे नौसेना में सेवा कर रहे हैं और उन्हें ढूंढा नहीं जा सका, इसलिए टैनर अपनी दिवंगत पत्नी से प्रार्थना करता है, यह कहते हुए कि वे जल्द ही एक साथ होंगे। जब नासा प्रसारण समाप्त करने वाला होता है तो मोनाश की पत्नी बच्चे के साथ दिखाई देती है और वह भी अलविदा कहने में कामयाब होता है। उलटी गिनती शुरू होती है। टीम अपने आखिरी शब्द कहती है, जबकि मसीहा धूमकेतु के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करता है और उसकी पूंछ से गुजरता है। सही समय पर वॉरहेड में विस्फोट किया जाता है और धूमकेतु लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। पृथ्वी पर लियो और सारा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और आकाश में टुकड़ों को आतिशबाजी की तरह देखते हैं। कुछ दिनों बाद जब अटलांटिक का पानी आखिरकार कम हो जाता है तो बेक एक भाषण देता है, जिसमें हर महाद्वीप पर खोए हुए सभी जीवन को स्वीकार किया जाता है और लोगों से भविष्य का पुनर्निर्माण करते समय इन नुकसानों को याद रखने का आग्रह किया जाता है। तो यहीं खत्म होती है डीप इम्पैक्ट, 1900 की एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री फिल्म। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। ये था सॉल्यूशन अंडो फिल्म्स। शुक्रिया, बाय बाय।